मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रखर एकेडमी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि तैयारी के दौरान कई बार हमें ऐसा लगता है, निराशा हमें परेशान करती है और हमें लगता है कि शायद मेरा कुछ होने वाला नहीं। तो आपको डेली रूटीन में अपने आप को मोटिवेट करना ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को मोटिवेट करें और ध्यान रखें कि आपका लक्ष्य जो है वो दूर है। ये एक समर है जो एक लंबा आपको सफ़र इसमें करना ज़रूरी है, इसलिए अपने आपको क्या रखना पड़ेगा, जागृत रखना पड़ेगा। और जागृत रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना होगा। तो आज मैं आपको एक आप जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक कोटेशन आपको बता रहा हूँ जिसका जो है, योर लिमिटेशन इट्स ओनली योर इमेजिनेशन। तो योर लिमिटेशन इट्स ओनली योर इमेजिनेशन क्या कहता है आपसे? अगर आपने सोच लिया कि मैं इस काम को नहीं कर सकता तो यकीन मानिए आप वास्तव में नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इतिहास रचना चाहते हैं, आप वास्तव में वो करना चाहते हैं जो सपना आपने देखा है, तो आपने उसे ड्रीम को छोड़ना नहीं है। आपको उसके लिए डेली प्रयास करना होगा और कोशिश करनी होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसका हम एक साइट पढ़ रहे हैं आज, मोहनजोदड़ो। तो मैंने आपको पहले मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा बहुत बताया होगा, लेकिन आज हम मोहनजोदड़ो को पूरे रूप से पढ़ेंगे, समग्र रूप से इसके सभी विषयों पर ध्यान देंगे। मोहनजोदड़ो, इसकी जो स्थिति है, लोकेशन है, इसकी लोकेशन सिंधु नदी में, सिंधु नदी का जो किनारा है उस किनारे पर पड़ती है, और ये लरकाना जिले में है जो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, लरकाना जिले में पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो बसा हुआ है, जिसकी खोज का श्रेय राखालदास बनर्जी को जाता है, जिसे आरडी बनर्जी भी कहते हैं। ये 1922 में हो पाया। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मोहनजोदड़ो का संपूर्ण इतिहास जानने की। मोहनजोदड़ो एक बहुत प्यारी साइट है। ये साइट तकरीबन 500 हेक्टेयर में फैली हुई, 500 एकड़ में फैली हुई है। ठीक है, ये 500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई एक साइट है जो बेहद महत्वपूर्ण है। एक्चुअली मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो से हमें बहुत सारी सामग्री प्राप्त हुई है, लेकिन वो सामग्री बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मोहनजोदड़ो एक नगर था या एक नगरीय सभ्यता थी। और हम जानते हैं कि एक नगर कैसे बनता है। तो जो आपके सोशल साइंस पढ़े होंगे या जिन लोगों ने ज्योग्राफी का जो डेमोग्राफी वाला एरिया है उसको रीड आउट किया होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि नगरों का निर्माण कब होता है। नगरों का निर्माण तब होता है जब हमारे पास क्या होता है, सरप्लस अमाउंट होता है। क्या होता है हमारे पास? सरप्लस अमाउंट होता है। तो ये सरप्लस अमाउंट कहाँ से आता है? अभी कोई उद्योग धंधे तो बने नहीं हैं, तो सरप्लस अमाउंट कहाँ से आ रहा था? एग्रीकल्चर से। कहाँ से आ रहा था? एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर इतना विस्तृत कैसे हो गया जबकि अभी तक लोहा यानी आयरन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है? क्या आयरन के इंट्रोड्यूस हुए बगैर हम बड़े पैमाने पर खेती कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर वो क्या कारण था कि मोहनजोदड़ो एक रिच साइट है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन एक रिच सिविलाइजेशन है। तो हम इसकी डिस्कवरी करते हैं, इसको खोजते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो ऐसा इसलिए हुआ कि सिंधु नदी जहाँ ये साइट मिली है, सिंधु नदी क्या करती थी, अपने साथ बहाकर कुछ सामान ले आती थी, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्यूवियल सॉइल। क्या कहते हैं? एल्यूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। और आप सब जानते होंगे, और ज्योग्राफी जिन्होंने अच्छे से रीड आउट किया है वो एक सेकंड में बता देंगे कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो क्या होती है? उपजाऊ होती है। तो ऐसे मैदान जहां पर हमें जलोढ़ मिट्टी मिली, तो वहां बहुत कम प्रयास से ही बीज बोने पर हमें अच्छी उपज
मिल जाती है। और उपज अच्छी होने पर हमारे पास क्या होता है, सरप्लस अमाउंट होता है। और सरप्लस अमाउंट से हम लोग क्या करते हैं, सरप्लस अमाउंट से हम लोग व्यापार करते हैं और व्यापार से नगरों की उत्पत्ति होती है। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत डिटेल में डेमोग्राफी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है सीएससी का, यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो अब हम बात लेकिन कर रहे हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री पर वापस आते हैं। अब यहां पर मैं बात करूंगा कि यहां इंपॉर्टेंट क्या था। मोहनजोदड़ो पर जितना भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए ये सामान कहां से मिला हमें, तो उसके लिए आपको ये पॉइंट्स कम से कम पता होने चाहिए। पहली बात है वृहत स्नानागार। पहली बात क्या है, वृहत स्नानागार, यानी ग्रेट बाथ या महान स्नानागार, किसी भी नाम से वो इसको पुकारेंगे, लेकिन आपको याद रखना है ये क्या है और ये कहां से मिला था। तो ये मोहनजोदड़ो की साइट से मिलने वाला एक इंपॉर्टेंट एक पुरातात्विक साक्ष्य है। और दूसरी चीज, पुरोहित आवास और पुरोहित विद्यालय। एक्चुअली एक बिल्डिंग हमें मिली जिसे हमने पुरोहित आवास कहा, और वहीं पर एक सेक्शन था जिसको हमने पुरोहित विद्यालय कहा। मैं बताऊंगा उसके बारे में। एक सभा भवन हमें यहां से मिला है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। विशाल अन्नागार यानी ग्रेनरी। तो ग्रेनरी एक्चुअली इस पूरी सभ्यता इस साइट से मिलने वाली सभी इमारतों में सबसे विशाल है। यानी अगर आपसे आकार के रूप में पूछा जाए कि सबसे बड़ा आकार वहां बनी हुई इमारतों में सबसे बड़ी चीज क्या थी, तो वो वहां का विशाल अन्नागार यानी वहां ग्रेट ग्रेनरी थी। इज इट क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली जो आपका दुर्ग टीला है यानी पश्चिमी भाग, उस पश्चिमी भाग में एक हमें क्या मिला है, स्तूप टीला मिला है। अब ये स्तूप टीला बना कैसे? एक्चुअली हुआ क्या कि यहां पर एक स्तूप का निर्माण कुषाणों के द्वारा किया गया था, इसलिए उस प्लेस को हम स्तूप टीला भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुंभकारों के 6 भट्टे मिले हैं, यानी ऐसे भट्टे जहां से पॉटरी बनने का जो उनका व्यापार था वो रन कर रहा था, तो वहां पर उन्होंने ऐसे 6 भट्टों को देखा, उत्खनन करने वालों ने। एक्सकेवेशन में हमें ये सब चीजें मिली हैं। अगली बात आती है कांसे की मूर्ति। ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं और आपको याद भी आ गया होगा, एक नाचती हुई कांसे की मूर्ति के बारे में हम जानते हैं। और वो कांसे की मूर्ति जिसे डांसिंग गर्ल के नाम से हम लोग जानते हैं, तो शायद मैंने स्लाइड में उसको रखा है तो दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट आता है आपके पास एक मुद्रा पर पशुपतिनाथ की आकृति। पशुपतिनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। पशुपतिनाथ जिसे हम शिव से यानी जो आदि शिव हैं उनसे हम उनका तादात्म्य करते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि ये आदि शिव हैं, और आदि शिव यानी शिव का प्राचीन रूप। ठीक है, और ये शायद मैं लिख नहीं पाया, लेकिन आप समझ लीजिए आदि शिव की बात मैं कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आती हैं और बातें, और उसमें है हाथी का कपालखंड। हाथी का कपालखंड आता है, यानी इसका मतलब ये है कि वहां पर हाथी पाए जाते थे, ये इसका एक सबूत है। और कुआं मिला है जिससे कि हमें नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, यानी जो मरे हुए लोग थे उन्हें कुएं में डाला गया, या ये हत्या भी हो सकती है या उनका तरीका भी हो सकता है शवाधान का, तो ये हमें मिला है। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट आपसे आयोग पूछता है तो आपको पता होना चाहिए ये सब मोहनजोदड़ो की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका प्रश्न आपसे ये है कि आप जल्दी से मोहनजोदड़ो वाले पॉइंट को टिक कर दें। उसके बाद एक हमें सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। सीपी आप जानते होंगे, सीपी से हम लोग जैसे खेलते हैं, बच्चे खेला करते हैं सीपी से, उससे बनी हुई एक पटरी मिली है, यानी स्केल जो होता है आपका सीपी के द्वारा निर्मित स्केल मिला है। गीली मिट्टी के ऊपर कपड़े की छाप के साक्ष्य या कपड़े के साक्ष्य हैं। जो गीली मिट्टी होती है उसके ऊपर
कि भाई कपड़े से जैसे छाप देते, जैसे आपके बर्तन बनाए जाते थे तो बर्तन पर कपड़े की छाप दी जाती थी, उस तरह की एक छाप हमें मिली है। और घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से ही। और वृषभ मुद्रा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, इस पर शायद आईएएस में भी क्वेश्चन था इस बार, एक बार इसमें वृषभ मुद्रा का भी जिक्र होता है, ये आपकी सिंधु सभ्यता से होता। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शायद लेटर ऑन बताऊंगा या फाइनली मैं सैलिएंट फीचर्स में डाल दूंगा। तो एक आपको याद रखना है कि जो, चलिए छोड़िए उस पॉइंट को मैं छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब पहला पॉइंट हमारा आता है वृहत स्नानागार या ग्रेट बाथ या महान स्नानागार। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था वृहत स्नानागार? एक्चुअली वृहत स्नानागार जो था ये एक तालाब जैसा स्ट्रक्चर था और इसमें ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। इसमें ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था और पानी और रिसाव को रोकने के लिए, भाई जो जिन ईंटों से बनाया गया है इसको, यहाँ सेंटर में जो ईंटें लगाई गई हैं उनसे कहीं पानी का रिसाव ना हो जाए, क्योंकि स्विमिंग पूल की तरह समझिए कि अगर बेस जो है वो ऐसा होगा कि जिसमें पानी जो है वो सोख लिया जाएगा तो फिर उसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो पानी का रिसाव रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई, ठीक है, जिससे कि जो पानी उसमें डाला जाए वो नीचे की तरफ निकल ना जाए, बह ना जाए, ठीक है। तो जिस पर्पज़ से वो उसको बना रहे थे वो पर्पज़ डिफीट ना हो जाए। और स्नानागार में उतरने के लिए उन्होंने दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई थी। दोनों तरफ से कैसे? ये नॉर्थ साइड पड़ती है इसकी, नॉर्थ, और ये साउथ, तो दोनों ही साइड से उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई थी कि जिससे उसके अंदर उतरा जा सके और जो उनका नहाने का क्रम है या धार्मिक अनुष्ठान जैसा कहा जाता है उस क्रम को वो पूरा कर सकें। ये बात समझ आती है। उसके बाद स्नानागार में पानी भरने के लिए कुएं की व्यवस्था थी, यानी जो सोर्स था कि जिससे कि पानी को भरा जाता था इस स्विमिंग पूल के अंदर, वो क्या था? वो एक कुआं था। और सभी विद्वानों का मानना ये है, ये संभावना है कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता होगा। तो ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि जिससे ये पता लगता है कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से मैंने फिगर बनाई है, वैसे मैं रियल आपको पिक्चर दिखाऊंगा, लेकिन आप इसको देखिए। ये आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ इसका जो विस्तार है वो तकरीबन 54.86 मीटर है, या मोटा मोटा आप 55 मीटर या 55 मीटर मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इतना लंबा था और ये इसकी बाहरी सीमा की बात हो रही है, और 33 मीटर ये चौड़ा था। तो इसकी जो बाहरी आकृति है वो आकृति इस साइज़ की है। लेकिन जब हम अंदर पूल की तरफ जाते हैं जहाँ पानी भरा होता था, यानी केंद्रीय भाग, तो केंद्रीय भाग की जो लंबाई थी नॉर्थ टू साउथ वो थी 11.89, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो आपकी कितनी थी? 11.89। और ईस्ट से वेस्ट ये आपकी चौड़ाई जो थी इसकी वो कितनी थी? 7.01। कितनी थी? 7.01 मीटर थी। और तकरीबन 2.43 मीटर ये गहरा था, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 2.43 मीटर ये गहरा था। तो ये डेटा आपको याद रखना है, और हो सकता है आप याद ना रख पाएँ तो एक या दो बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैंने कोशिश की है 5 या 6 किताबों से जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था। आप 5 या 6 किताब पढ़ेंगे तब जाके आपको इतनी जानकारी मिल पाएगी। और ये आपकी सबसे बड़ी बात है कि ऑथेंटिक है और इसमें कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है जो ऐसे ही मनगढ़ंत कुछ भी लिख दिया जाए। तो मैं ये महसूस कर रहा था कि ज़्यादातर लोग वीडियोस बनाते हैं लेकिन थोड़ा सा शोशेबाजी ज़्यादा होती है और एक्चुअल में फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, पर आई बिलीव के परफेक्शन होना चाहिए। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ किसी को मिसगाइड ना करें। तो ये डेटा बहुत ऑथेंटिक है और सारा डेटा जो भी आप देखेंगे वो सब ऑथेंटिक मिलेगा आपको।
नेक्स्ट आता है आपके पास, ये आपका पिक्चर है, आप समझ सकते हैं ग्रेट बाथ में ये आपका नॉर्थ से उतरती हुई सीढ़ियाँ और यहाँ साउथ से उतरती हुई सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर था और इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ, बल्कि ईस्ट की तरफ आप देखेंगे कि मकान मतलब कमरे बने हुए थे और वहीं पर कुएं के साक्ष्य भी आपको मिलेंगे। और ये आपका ग्रेट बाथ है, ये आपका सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। तो इसे देख करके आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, आपने काफ़ी बार देखा भी होगा। तो इस प्रकार की संरचना जो थी वो ग्रेट बाथ की संरचना थी। नेक्स्ट आता है इसके बाद पुरोहित आवास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। पुरोहित आवास क्या था, यानी प्रीस्ट हाउसेस। ऐसा माना गया है कि इस स्नानागार के पास ही एक भवन है जो इससे नॉर्थ ईस्ट, यानी ये आपका पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में ये आपका जो है इसमें 70.1 मीटर ये लंबा है और 23.77 मीटर ये चौड़ा है। और ये जो विशाल भवन है जिसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन्हें ये माना गया है कि क्योंकि ये विशाल स्नानागार के पास है, तो ये माना जाता है क्योंकि ये धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, तो पुरोहित लोग जो प्रीस्ट थे वो शायद यहाँ रहते होंगे, या ऐसे कुछ और साक्ष्य भी मिले होंगे, कुछ आर्टिफैक्ट्स ऐसे रहे होंगे जिसके बेसिस पर विद्वानों ने कहा कि ये प्लेस जो है, जो बना हुआ है, ये प्लेस पुरोहित आवास के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसमें एक प्रांगण है जो तकरीबन 10 मीटर स्क्वायर, यानी तकरीबन आप समझ सकते हैं ये इतना एक प्रांगण है जिसमें कि 3 बरामदे बने हुए थे, 3 इसमें बरामदे हैं और यहाँ पर कुछ जो मतलब कमरे बने हैं उनमें फर्श जो हैं वो पक्की ईंटों के बने थे। तो ये सब फैक्ट्स आपके दिमाग में होनी चाहिए, कहानी की तरह से आप याद रखिए। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आता तो 1 या 2 बार आप देखेंगे तो आपको ये बात, ये डेटा पूरी तरह से याद हो जाएगा। उसके बाद यहीं पर पुरोहितों का विद्यालय भी स्थित था, ऐसी संभावना की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है स्नानागार, बल्कि इसको मुझे विशाल स्नानागार लिखना, सॉरी अन्नागार लिखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी इमारत है। मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूं कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, अच्छे से सुन लीजिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है वो अन्नागार ही है। और ये स्नानागार के जो स्नानागार है उसके पश्चिम में एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है, एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ भवन है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अन्नागार। ये बात समझ में आती है। तो ये जो आपका बना हुआ है चबूतरा तकरीबन 1.52, तकरीबन कितना 1.52 मीटर ऊंचा है, नहीं बन पा रहा, चलो कोई बात नहीं, 1.52 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर बना हुआ भवन है। तो इसमें आप देखिए नॉर्थ से लेकर और साउथ तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक ये आपका 22.86 मीटर है। और आप देख सकते हैं कि ये ईस्ट से और वेस्ट तक तकरीबन 45.72 मीटर का है, ठीक है। ये इसकी डायमेंशंस हैं जो आप याद रख सकें, बहुत बेहतर है, वरना एक मोटा अंदाज़ा आपको होना चाहिए कि ये आपका मोटा मोटा 46 मीटर और ये आपका 23 मीटर के आसपास है। ये माना जाता है कि इसका जो ऊपरी ढांचा है, यानी जो सरफेस, मतलब जो अपर सरफेस है जिससे वो ढका हुआ था, वो बांस का बना था। क्यों? क्योंकि उसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, और लकड़ी है या बांस है तो समय के साथ साथ पानी यानी ह्यूमिडिटी के साथ वो क्या होता है, क्षय हो जाता है, वो डिके कर जाएगा, तो इसलिए वो कम मिला है। अब उसके बाद आती है बात व्हीलर साहब की। व्हीलर साहब ने कहा कि ये आपका अन्नागार का भग्नावशेष है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि किसने कहा था कि भाई ये अन्नागार का भग्नावशेष है, या किसके बारे में व्हीलर ने कहा था, तो आपको याद रखना चाहिए कि मार्टिमर व्हीलर साहब ने कहा कि यही प्लेस जो है वो आपका अन्नागार का भग्नावशेष है। इसके उत्तर में भी एक चबूतरा है, और उस चबूतरे को देखकर ये लगता है कि वो एक ऐसा प्लेस था जहां पर
अनाज को कूटा जाता होगा। जैसे अनाज दाबने के लिए हमने बताया था ना, वहाँ पर भी चबूतरे थे, क्या नाम उसका, हड़प्पा के अंदर हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो है उसमें पढ़ा था। तो विद्वान ये मानते हैं कि ये राजकीय भंडार रहा होगा। देखिए, राजकीय भंडार या कोई अन्नागार जब आप देखते हैं तो इससे साफ पता लगता है कि यहाँ पर कोई सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कोई केंद्रीय प्रशासन यानी केंद्रीय सत्ता अवश्य थी। और केंद्रीय सत्ता के बगैर ये संभव ही नहीं है कि आप किसी से अनाज ले सकें। अनाज कोई आपको कब देगा? जब आप किसी की प्रजा होंगे या आपसे लूटा जाएगा, वटेवर जैसे भी है। तो ये एक दर्शन हमें मिलता है कि यहाँ पर जो प्रशासन था वो काफ़ी अच्छे लेवल का था और ये ऐसा प्लेस था जो शायद राजकीय भंडार रहा हो। आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है सभा भवन की। सभा भवन जहाँ पर लोग सभा करते होंगे, जैसे असेंबली होती है, आपने पार्लियामेंट आपने देखा है, तो वो एक छोटे लेवल की थी क्योंकि वो छोटा नगर था। अब जैसे भारत की बात करें तो दिल्ली की संसद काफ़ी बड़ी है और क्योंकि वो इतने स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वो मोहनजोदड़ो को रिप्रेजेंट करती थी, तो सभा में शायद कम लोग होते होंगे, लेकिन ये एक सभा थी और जहाँ पर लोग अपने पॉइंट्स डिस्कस करते होंगे, वहाँ पर अपने पॉइंट डिस्कस करते होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि पश्चिम की तरफ दुर्ग टीला होता था और पूर्व की तरफ नगर होता था, मतलब निचला नगर। तो जो पश्चिम की तरफ दुर्ग टीला था, उसी के दक्षिण में एक वर्गाकार भवन है जिसे हमने सभा भवन की संज्ञा दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है कि इसके अंदर हमें ईंटों के बने हुए 20 स्तंभ मिले हैं। वो 20 स्तंभ कैसे हैं? वो 20 स्तंभ इसको आधार देते होंगे, इसकी छत को। वो 20 स्तंभ ऐसे हैं कि उसकी 4 पंक्तियां बनी हैं, यानी 4 रोज के अंदर 5 पिलर ईच इन ईच रो डेवलप किया गया है। इस तरह से करके वो चैम्बर का डिवीजन किया गया है। मुख्य द्वार उत्तर में स्थित था। उत्तर कहां पड़ता है इसका? ये, यानी मुख्य द्वार एंट्री जो थी उसकी नॉर्थ से थी। बैठने के लिए चौकियां बनी है, उससे क्लियर हो जाता है कि या तो यहाँ पर कोई हाट लगता था या यहाँ पर लोग क्या करते थे, कोई सभा करते थे। अर्नेस्ट मैके ने ये कहा था, हाँ, अर्नेस्ट मैके ने ये बात कही थी कि यहाँ पर शायद बाजार लगता था। उन्होंने ऐसी संभावना व्यक्त की। संभवतः यह स्थान सार्वजनिक सभाओं के लिए प्रयुक्त होता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं जो आपको मैंने बताया कि कांसे की मूर्ति के बारे में। सपोज दैट, मतलब आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऐसी एक मूर्ति रही होगी कांसे की, नाचती हुई जो महिला या डांसिंग गर्ल की हम बात करते हैं। और इसी के साथ मैं अपना ये सेशन ख़त्म करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको थैंक्स पे करता हूँ मुझे मोटिवेट करने के लिए। और जो कभी कॉल आती है आप लोगों की कि आप उत्साहवर्धन करते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है और मेरा दिल करता है कि मैं पहले से बेहतर बनाऊँ और अच्छी वीडियोज़ आपको दूँ। थैंक्स अ लॉट, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे, सराहेंगे और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।